हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ओमेगा विथ मिराकल चैनल में। तो आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स। जो इसमें आपको VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें बहुत से क्वेश्चन जो है आपको बोर्ड एग्जाम बहुत साल से पूछते आया है और आगे भी पूछने की संभावना है। इसलिए वीडियो को पॉज मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, तभी आपको पूरा वीडियो का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा और आपको कैसे किसी क्वेश्चन का आंसर देना है, कैसे आप किसका सॉल्यूशन करेंगे, यह पूरा कंसेप्ट आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन और लाइव स्ट्रीम भी चलती है, लाइव स्ट्रीम का नोटिफिकेशन आपको मोबाइल पर मिलता रहेगा। डेली सुबह 9 बजे मॉर्निंग में आपको लाइव क्लास होती है, आप लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। किसी अभिक्रिया का वेग बढ़ने से बढ़ता है, अभिक्रिया के बढ़ने से घटता है, अभिक्रिया के क्रम में बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, और अभिक्रिया के बढ़ने से स्थिर रहता है। तो किसी भी अभिक्रिया का वेग जो है आपको बढ़ने से, अभिक्रिया बढ़ने से क्या होता है, घटता है। यानी कि 1 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। किसी भी अभिक्रिया का जो रेट होता है वह रिएक्शंस के बढ़ने से क्या करता है, डिक्रीज करता है, क्योंकि यह क्या होता है, आपको अपोजिट डायरेक्शन होता है इसका। यानी कि जो आपको रेट जो है वह क्या होता है, अभिक्रिया के रिएक्शंस का क्या है, अपोजिट। यानी बढ़ेगा तो घटेगा, घटेगा तो बढ़ेगा। यानी कि 1 का ऑप्शन में हो जाए बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे कि किसी अभिक्रिया का वेग इस प्रकार है, dx/dt बराबर के a के पावर हाफ और b के पावर 3/2। तो कोटि क्या है? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कोटि जब भी आपको निकालनी हो तो जो पावर में दिख रहा है उसको आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जो सांद्रता की जो पावर है उसको क्या करेंगे, आप ऐड कर देंगे। ऐड करने पर जो आएगा वही हो जाएगा। यानी कितनी कोटि होगी, 2 आंसर आया, द्वितीय कोटि हो जाएगी। यानी 2 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। 2 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि लोहे में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। लोहे में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन ए में दिया है वेरी फास्ट रिएक्शंस, बी में दिया है वेरी स्लो रिएक्शंस, सी में दिया है मॉडरेटली स्लो रिएक्शंस, और डी में दिया है नॉन ऑफ दीज। तो चूंकि आपको लोहे में जंग बहुत धीरे धीरे लगता है, अचानक लोहे में जंग नहीं लगता है, इसलिए बहुत धीरे धीरे इसको कहेंगे वेरी स्लो रिएक्शन, अति मंद अभिक्रिया। वेरी स्लो रिएक्शंस, अति मंद अभिक्रिया। 3 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग, प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग जो है 0.01 मिनट है, तो उसकी अर्ध आयु काल होगी, यानी कि हाफ लाइफ क्या होगा। प्रथम कोटि यानी कि फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, उसका रेट कांस्टेंट आपको 0.01 मिनट दिया है, तो उसकी अर्ध आयु क्या होगी, टी हाफ क्या होगी। तो हम जानते हैं कि अर्ध आयु काल प्रथम के लिए होता है टी हाफ बराबर होता है 0.693 बाई के। ठीक है, 0.693 बाई के होता है, तो हो गया 0.693, और के की वैल्यू कितना दिया है, 0.01। ठीक है, के की वैल्यू कितना दिया है, 0.01। तो इसको जब आप सोल्यूशन करेंगे तो कितना आएगा, 69.3 मिनट। इसे आप सोल्यूशन करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 69.3 मिनट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यानी 4 का ऑप्शन में हो जाएगा ए। 5 नंबर क्वेश्चन दिया है कि जब अभिक्रिया प्रारंभ होती है तो अभिकारक की सांद्रता, जब अभिक्रिया प्रारंभ होती है तो अभिकारक की सांद्रता ऑप्शन ए में घटती है, बी में बढ़ती है, सी में स्थिर रहती है, डी में इनमें से कोई नहीं। तो 5 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। जब भी अभिक्रिया प्रारंभ होती है तो अभिकारक की सांद्रता घटती है, लेकिन प्रतिफल की सांद्रता क्या होती है, बढ़ती है।
आप याद कर लेंगे, अभिक्रिया जब भी प्रारंभ होती है तो अभिकारक की सांद्रता घटती है तो प्रतिफल की सांद्रता क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है। तो 5 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु का मान क्या होता है। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु का मान होता है 0.693 बाई के, 0.693 बाई के, यानी कि 6 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 6 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी, 0.693 बाई के। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है। ऑप्शन ए में प्रति समय, लीटर प्रति सेकेंड, मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, लीटर प्रति मोल प्रति सेकेंड, और डी में है सेकेंड -1। तो प्रथम कोटि के लिए अभिक्रिया के लिए आपकी होती है सेकेंड -1। क्या होती है, सेकेंड -1। आप किसी भी प्रकार की अभिक्रिया का कोटि निकाल सकते हैं मात्र एक सिंपल फार्मूला से। तो उसका वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा केमिकल काइनेटिक्स में, या इसी वीडियो की हम डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे देंगे। आप देख लेंगे कि कोई भी कोटि का हो, किसी भी ऑर्डर रिएक्शंस का हो, आप उसका यूनिट बता सकते हैं, रेट कांस्टेंट की यूनिट बता सकते हैं मात्र 5 सेकेंड में। मात्र 5 सेकेंड में आप किसी भी यूनिट का रेट कांस्टेंट की यूनिट बता सकते हैं किसी भी ऑर्डर के रिएक्शंस के लिए। तो इसका लिंक जो है इस वीडियो के हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि किसी अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड है, तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। अब आपको पहचाननी है कि यह यूनिट किस चीज़ का है। तो आपकी यूनिट जो है मोल प्रति लीटर प्रति जो सेकेंड है, वह आपको यूनिट होती है शून्य कोटि की। किसकी होती है, शून्य कोटि की, यानी कि 8 का ऑप्शन में क्या आ जाएगा, ए, शून्य कोटि अभिक्रिया की यह यूनिट होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि रासायनिक गतिकी के अनुसार, रासायनिक गतिकी के अनुसार एक रासायनिक अभिक्रिया का वेग समानुपाती होता है। ऑप्शन ए में दिया अभिकारकों की सांद्रता, बी में दिया है मोलर सांद्रता अभिकारकों का, सी में दिया उत्पादों की सांद्रता, डी में दिया है मोलर सांद्रता। तो 9 का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी, अभिकारकों की मोलर सांद्रता की क्या होता है, समानुपाती होता है। अभिकारकों की मोलर सांद्रता क्या होता है, समानुपाती होता है। 9 का ऑप्शन में क्या आ जाएगा, बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में है कि सांद्रता की इकाई क्या होती है। सांद्रता की इकाई क्या होती है। ऑप्शन ए में है मोल प्रति लीटर, बी में है लीटर प्रति मोल, सी में है मोल, और डी में है मोल। तो सांद्रता की इकाई जो है आपको मोल प्रति लीटर होती है, यानी 10 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ए, मोल प्रति लीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कि निम्नलिखित में कौन अभिक्रिया के वेग को प्रभावित नहीं करता है। निम्नलिखित में कौन अभिक्रिया की वेग को प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शन ए में दिया अभिकारकों का गुण, बी में दिया अभिकारकों की सांद्रता, सी में दिया अभिकारकों का तापमान, डी में दिया अभिक्रिया की आणविकता। तो 11 का ऑप्शन में हो जाएगा डी, अभिक्रिया की आणविकता, मोलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस जो हो गई वो आपको वेग प्रभावित नहीं करती है। 11 का ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं कि किसी अभिक्रिया की दर स्थिरांक की इकाई सेकेंड -1 है, यानी सेकेंड इनवर्स है, तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। ऑप्शन ए में है 0, बी में है 1, सी में 2, डी में 3। तो चूंकि अभिक्रिया की कोटि सेकेंड -1 किसके लिए होती है, तो आपको प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए यह यूनिट है सेकेंड -1, तो हो जाएगा 12 का ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी। 12 का ऑप्शन में क्या आ जाएगा, बी, 1। ठीक है, 1 होती है, यानी प्रथम कोटि अभिक्रिया की रिएक्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में, अभी तक वीडियो को जो लाइक नहीं की है वीडियो को जरूर लाइक कर देंगे,
और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे, तभी आपको डेली अपडेटेड किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सकता है, किसी भी लाइव स्ट्रीम का नोटिफिकेशन मिल सकता है और आप टाइम से क्लास को ज्वाइन कर पाएंगे, टाइम से वीडियो को वॉच कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है? ऑप्शन ए में है सेकेंड -1, बी में दिया है मोल प्रति सेकेंड, सी में दिया है मोल प्रति लीटर से प्रति सेकेंड और डी में दिया है लीटर प्रति मोल प्रति सेकेंड। तो तेरे का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, लीटर प्रति मोल प्रति सेकेंड। इसका मतलब हुआ लीटर प्रति मोल का मतलब क्या? मोल इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। क्लियर है ना? तेरे का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, वेग स्थिरांक की इकाई इनमें किस पर निर्भर करती है? वेग स्थिरांक की इकाई इनमें किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए में अभिक्रिया का वेग, बी में दिया है अभिक्रिया की कोटि, सी में दिया अभिक्रिया की आणविकता, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो वेग स्थिरांक की इकाई जो है आपको अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करती है, क्योंकि जिस तरह का कोटि रहेगा उस तरह का आपको यूनिट आता है, इसलिए 14 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में देखेंगे कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण क्या है? तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण आपको k बराबर 1/t log a माइनस एक्स होता है, लेकिन जब उसका वैल्यू भराता है तब आपको 2.303/t कहता है। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है? सिर्फ इंटीग्रेटेड रिएक्शंस पूछ रहा है, इसलिए 15 के ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। बोला है कि रेट आपको ये दिया है कि ए की क्षमता के पावर हाफ और बी की क्षमता के पावर 3/2, तो इसकी कोटि क्या होगी? तो हमने बता चुका है कि कोटि जब भी पूछे तो आप सांद्रता की घातों को ऐड कर देंगे। तो 4/2 आएगा, 4/2 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। एंड 16 के ऑप्शन में क्या आ जाएगा? बी आपको हो जाएगा 2। कोटि इसकी क्या हो जाएगी? द्वितीय कोटि। 16 का हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं कि काइनेटिक की उत्पत्ति, काइनेटिक्स की उत्पत्ति काइनेसिस से हुई है, जिसका क्या अर्थ है? ऑप्शन ए में है चाल, बी में है दूरी, सी में समय, डी में गति। तो काइनेटिक्स की व्युत्पत्ति काइनेसिस से हुई है, जिसका अर्थ होता है क्या होता है? गति होता है। क्या होता है? गति होता है। 17 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, गति होता है। क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है कि वेग या दर की इकाई क्या होती है? वेग या दर की इकाई क्या होती है? ऑप्शन ए में दिया है मोल प्रति लीटर, बी में दिया है प्रति सेकेंड, सी में दिया है मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड और डी में दिया है सेकेंड। तो आपको रेट की यूनिट बतानी है, तो रेट की यूनिट आपकी होती है मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, यानी कि 18 का ऑप्शन हो जाएगा सी, मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है कि किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया को 20% पूरा होने में 20 मिनट लगता है, तो इस अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निकालें। क्वेश्चन बहुत VVI है, इंपॉर्टेंट है कि किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया को 20% पूरा होने में 10 मिनट लगता है, तो इस अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या होगा? ऑप्शन ए में दिया है 0.32 मिनट, बी में दिया है 0.45 मिनट, सी में दिया है 0.0223 मिनट और डी में दिया है 0.5 मिनट। तो कैसे बताएंगे? तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप क्या निकालेंगे? सबसे पहले आपको के निकालनी है, तो के तो निकालना ही है। तो आपको टाइम जो दिया है, जो टाइम दिया है वो कितना दिया है? 10 मिनट दिया है। चूँकि कोई भी रिएक्शंस आपको पूरा माना जाता है 100, और वियोजित मात्रा को हम कहते हैं एक्स। एक्स क्या दिया है? 20 दिया है। वियोजित मात्रा को हम मानते हैं एक्स। इतना लिखने के बाद आप फार्मूला लगाएंगे के आपको निकालनी है, तो के बराबर क्या होता है? के बराबर होता है 2.303/t log a/a - x।
इस फार्मूले पर आप पूरा पुट कर देंगे। ए की वैल्यू 100 है और एक्स की वैल्यू 20 है। तो जब इसको आप पुट करेंगे, पुट करने के बाद इसका आपको आंसर आएगा 0.0223 मिनट। क्योंकि इसका हम सोल्यूशन दे देंगे, आप देख लें तो हो जाएगा। इसका आंसर आपको आ जाएगा 19 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। H2 + Cl2 सूर्य के प्रकाश 2HCl अभिक्रिया की कोटि क्या है। तो यहाँ पर अभिकारक की पद में कितने हो गए, आपको 2 हो गए। H2 और Cl2 2 हो गए, इसलिए अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, इसकी मोलाक्युलरिटी कितनी है, 2 है, इसलिए आपको कितने अभिक्रिया की कोटि भी क्या होगी, 2 हो जाएगी। यानी कि 20 का ऑप्शन में हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है कि यदि k बराबर 3 × 10⁻² प्रति सेकंड है तो कोटि क्या होगी। तो आपको यहाँ पर देखना है, बस हमको कोटि बताना है। तो कोटि बताने के लिए आपको चुनना पड़ेगा सेकेंड इन्वर्स। और सेकेंड इन्वर्स किस चीज़ का कोटि है, तो यह प्रथम कोटि का यूनिट है, नंबर से मतलब नहीं है हमको। ठीक है, तो यहाँ पर 1 जो है प्रथम कोटि का है, इसलिए हो जाएगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया। यूनिट से पहचानेंगे, यूनिट से हमने आपको क्या बताया, कोटि बताया। तो 21 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है कि एक प्रथम कोटि अभिक्रिया में 30% वियोजन होने पर 40 मिनट लगता है, तो टी हाफ की गणना करें। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 30% वियोजन होने पर 40 मिनट लगता है, तो टी हाफ की गणना करें। तो इसके लिए भी वही प्रोसेस करेंगे, लेकिन पहले हम आपको क्या निकालेंगे, हम आपको बता दें कि टी हाफ बराबर क्या होता है। टी हाफ बराबर होता है 0.6933/k। ठीक है, और के है क्या, आपको कांस्टेंट है। के क्या है, आपको कांस्टेंट है। तो इसको के आपको पता नहीं है, तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, सबसे पहले आप के निकालेंगे वही फार्मूला 2.303/t log a/a-x। ठीक है, और जबकि यहाँ पर आपको t जो है 40 दिया है, a को हमेशा 100 माना जाता है। और जो वियोजन की मात्रा है वो क्या है, x मानते हैं। और x कितना दिया है, 30 दिया है। इसको पूरा आप पुट करेंगे, किसकी मान आएगी, आपको k की वैल्यू आएगी। जैसे ही k की वैल्यू आ जाएगी, तो k की वैल्यू आपको सॉल्यूशन करने पर k की वैल्यू 0.0089 आएगा। उसके बाद से आप टी हाफ करेंगे, तो टी हाफ बराबर क्या होता है, 0.693/k। तो k की वैल्यू कितनी है, 0.0089। ठीक है, इसको जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो कितना आएगा, 77.70 मिनट। चूँकि इसका भी सॉल्यूशन हम आपको साइड से दे रहे हैं, आप देख लेंगे। तो 22 का ऑप्शन में हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में है कि अभिक्रिया 2N2O5 एरो 4NO2 + O2 के लिए अभिक्रिया का वेग क्या होगा, रेट क्या होगा। अभिक्रिया का वेग क्या होगा, रेट क्या होगा। तो हमने आपको कंसेप्ट में रेट देते समय बताया था कि जो उसकी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है वह क्या हो जाता है, वह अपोजिट में आ जाता है। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट में आपको अभिक्रिया के वेग को कैसे लिखेंगे, तो हो जाएगा 1/2। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे बगल में क्या लिखा है, 2 लिखा है, तो उसको आप लिख सकते हैं 1/2 d/dt N2O2। ठीक है, यानी कि हो जाएगा 1/2 d/dt N2 और O2। इसको बराबर भी लिख सकते हैं, ये पॉजिटिव है। और जो आपको प्रतिफल में होता है उसको निगेटिव लिखा जाता है, लेकिन हमको वहाँ पर एक ही चीज़ को शो करना है, इसलिए 1/2 d/dt। अगर वहीं 2 की जगह पर कोई अगर नंबर होता तो वह आपको बाई में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में
दर स्थिरांक की इकाई किस पर निर्भर करती है? हमने तो अभी बताया कि दर स्थिरांक की इकाई जो है कोटि पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? कोटि पर निर्भर करती है। 24 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा? डी, कोटि पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? कोटि पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 कि प्रथम कोटि के लिए दर स्थिरांक के निर्भर करता है। प्रथम कोटि के लिए स्थिरांक के निर्भर करता है। ऑप्शन ए में दिया है ताप पर, बी में दिया अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रता पर, सी में दिया है समय पर, डी में दिया अभिक्रिया की सीमा पर। तो प्रथम कोटि के लिए दर हो, स्थिरांक हो, रेट कांस्टेंट हो, कुछ भी हो, वहाँ पर आपको कोटि जो है आपको अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करेगा। यानी कि हो जाएगा 25 का ऑप्शन में बी। कहीं कहीं आपको ताप लिखा था तो ताप तो यहाँ पर संभव नहीं लग रहा है, लेकिन 25 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी, क्योंकि रेट कांस्टेंट का टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है। 25 का ऑप्शन में क्या आ जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे कि किसी अभिक्रिया का वेग इस प्रकार है। वेग आपको दिया है कि मैं यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा, मैं इसको पूरा दिखा दूँ। ऐसे दिया है आपको, ऐसे दिया है कि a के पावर 2, ठीक है, और b के पावर कुछ नहीं दिया है, तो हम क्या मानेंगे? b के पावर 1 मान लेंगे। इसके बाद से हम 2 प्लस और b के पावर कुछ नहीं तो क्या मानेंगे? 1, तो हो जाएगा 3, ठीक है। तो इसकी अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी? तो 26 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, हो जाएगा 3। क्योंकि क्वेश्चन में आपको पूरा दिख नहीं रहा है, लेकिन हमने a के पावर 2 और b के पावर 1 है, हमें याद है। तो 26 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा तृतीय कोटि का। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, दर नियम दर इतना है तो क्या यह प्राथमिक अभिक्रिया है? एस, नो, बोथ, नॉन ऑफ दिस। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। यहाँ पर क्या है? 1 है, a की पावर सांद्रता 1 है, यहाँ पर 3/2 है। जब इसको हम ऐड करेंगे तो आपको 5/2 आएगा। जो आपको प्राथमिक सांद्रता तो नहीं है, 1 तो नहीं आ रहा, कोटि आपको 1 आनी चाहिए, लेकिन 1 नहीं आया, इसलिए 27 का ऑप्शन हो जाएगा नो, नहीं। 27 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? नो। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि गैसों के लिए प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक की इकाई क्या होगी? गैसों के लिए प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होगी? ऑप्शन ए में दिया है प्रति सेकेंड, बी में दिया है एटीएम प्रति सेकेंड, सी में दिया है एटीएम सेकेंड, डी में दिया है नॉन ऑफ दिस। तो गैसों के लिए भी आपको वही होता है। 28 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ए, सेकेंड -1 प्रति सेकेंड या सेकेंड इनवर्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में चलते हैं कि अभिक्रिया 2A एरो उत्पाद के लिए दर क्या है? ऑप्शन ए में दिया है दर के एक सांद्रता आपको पावर 2 दिया है, बी में दिया है 2Ka और सी में दिया है दर के K2A। यहाँ पर 3 ही ऑप्शन दिए गए हैं। तो मैं बता दूँ आपको, इस तरह कोई भी रिएक्शंस हो तो अगर आपको 2A लिखा है और उत्पाद दिया है, प्रोडक्ट दिया है, तो उस टाइम आपको जो दर होती है वह Ka हो गया और बगल का नंबर कहाँ चला जाता है? पावर में चला जाता है। जो साइड में जो नंबर है वो क्या होता है? पावर हो जाता है। यानी कि 29 का ऑप्शन में हो जाएगा ए। वहीं अगर आपको 3 की बात की जाए, वहीं आपको 3A और यहाँ पर उत्पाद की बात की जाए तो वहाँ पर इस समय यहाँ पर आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? ठीक है, K इंटू ए के पावर क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। क्लियर? चलिए 29 में चलते हैं कि n कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या है? n कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। तो n कोटि की अभिक्रिया के लिए आपको इकाई जो है मोल लीटर -1 n-1 सेकेंड -1। यही फार्मूला है जो आप किसी भी रिएक्शंस को, किसी भी कोटि के लिए आप क्या कर सकते हैं? अभिक्रिया की कोटि को रेट कांस्टेंट का यूनिट बता सकते हैं। यही आपको एक
जनरल फार्मूला है। जहाँ पर n लिखा है यहाँ पर n की वैल्यू पुट करते जाएंगे। अगर शून्य कोटि कहेगा तो n के जगह पर 0 भर देंगे, प्रथम कोटि कहेगा तो n के जगह पर 1 भर देंगे और उसी के अनुसार आपको यूनिट आ जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको शॉर्टकट ट्रिक है, इसे आप याद कर लेंगे कि कोई भी कोटि का अगर आपको रेट कांस्टेंट का यूनिट पूछ रहा है तो इस n के जगह पर पुट करते जाएंगे, बाकी आपको सॉल्व हो जाएगा। 30 का ऑप्शन नंबर ए। 31 कि ताप गुणांक टेम्परेचर कोफिशिएंट के बीच दो तापों के बीच कितने का अंतर होता है। ऑप्शन ए में है 20 डिग्री, बी में है 10 डिग्री, सी में दिया है 30 डिग्री, डी में दिया है 40 डिग्री। तो ताप गुणांक का परिभाषा ही होता है कि जब दो तापों का अंतर 10 डिग्री हो, कितना हो 10 डिग्री हो, तब उसको हम ताप गुणांक कहते हैं। ठीक है, यानी कि 31 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में है कि ताप बढ़ाने पर अभिकारकों की गतिज ऊर्जा। ताप बढ़ाने पर अभिकारकों की गतिज ऊर्जा ऑप्शन ए बढ़ती है, बी घटती है, सी स्थिर रहती है, डी इनमें से कोई नहीं। तो ताप बढ़ाने पर अभिकारकों की जो काइनेटिक एनर्जी है वह क्या होती है, बढ़ती है, इंक्रीज करती है, यानी कि 32 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा ए, इंक्रीज करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया कि अभिकारकों के फलस्वरूप अभिक्रिया के फलस्वरूप प्रतिफलों की सांद्रता। अभिक्रिया के फलस्वरूप प्रतिफलों की सांद्रता घटती है, बढ़ती है, स्थिर होती है, नॉन अपदिच। यहाँ पर दिया है नॉन अपदिच। अभिक्रिया के फलस्वरूप अभिकारकों प्रतिफलों की सांद्रता। तो मैंने बताया कि अभिकारक की सांद्रता घटती है तो प्रतिफल की सांद्रता क्या होती है, बढ़ती है। मैंने पहले ही बता दिया था। तो 33 का ऑप्शन में क्या आ जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 कि एक अभिक्रिया के लिए दर आपको के ए की सांद्रता m दिया है और बी की सांद्रता n हो तो कोटि क्या होगी। तो कोटि क्या होगी इसे आपको बतानी है। तो मैंने बताया जो इसके पावर है वो आपको क्या हो जाता है, जुट जाता है, m+n हो जाता है। क्या होता है, m+n हो जाता है। तो 34 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा सी, m+n। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में है कि किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए 75% होने के लिए, यानी कोई प्रथम कोटि अभिक्रिया है उसका 75% पूरा होने में 125 मिनट लगता है, तो टी हाफ क्या होगी। तो हमने तो आपको पहले इसके आधार पर क्वेश्चन बता दिया कि आपको x जो है 75 दे दिया है, 75 दिया है, टाइम 125 दिया है और आपसे पूछ क्या रहा है, टी हाफ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, टी हाफ। तो मैंने बताया आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, के निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, के की फार्मूला क्या है 2.303 बाई टी लॉग ए बाई ए माइनस एक्स। ठीक है, इस फार्मूले के आधार पर आप क्या निकालेंगे, के निकालेंगे। जैसे ही के निकल जाएगा तो के के बाद आप फार्मूला लगाएंगे टी हाफ बराबर 0.693 बाई क्या लगाएंगे के, और वहीं 0.693 बाई के की जो वैल्यू है वहाँ पर पुट कर देंगे तो आपको आंसर आएगा, काट कूट कर लास्ट में आपको आ जाएगा 125/2 आएगा, जिसमें आपको 62.5 आ जाएगा। तो इसका भी सॉल्यूशन हम आपको साइड से दे रहे हैं, आप स्क्रीन पर देख लें। ठीक है, तो ये रहा आपको VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत क्या है इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह आप VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डेली लाइव क्लास, डेली लाइव स्ट्रीम देखना चाहते हैं, क्लास करना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। थैंक्स माय वाचिंग वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बेस्ट ऑफ लक।